हेलो एवरीवन। सो प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेस जिनका लॉजिस्टिक्स, इस कंपनी को लास्ट क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया था हमने। ब्रेक इवन किया था कंपनी ने, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही थी। एंड अभी इनका Q1 का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट प्लस कॉन कॉल, आगे का कैसा आउटलुक है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, क्योंकि पहले हमको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या क्या हैं, बिकॉज तभी आप समझ पाओगे कि आगे का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है इस कंपनी का। तो इनका बिजनेस मॉडल अगर हम समझे तो वैसे तो ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर आती है, लेकिन काफी यूनिक बिजनेस मॉडल है कंपनी का। अनलाइक जो आप ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक प्लेयर्स को देखते हो, जैसे टाइगर लॉजिस्टिक है, जो एसेट हैवी बिजनेस है, मतलब उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ट्रक्स वगैरह वो खुद ओन करते हैं, व्हीकल वगैरह, ड्राइवर्स का उनका नेटवर्क होता है, देन उनकी मेंटेनेंस का खर्चा। तो काफी एसेट हैवी बिजनेस है। और उन कंपनीज में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो कि अगर उन कंपनीज को अपने रेवेन्यू को 100 से 150 करना है, तो उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी को पहले अपने एसेट पे करना पड़ता है। यानी पहले नए ट्रक्स खरीदने पड़ेंगे, नए ड्राइवर्स लगाने पड़ेंगे, नए सिटी में जाके अपना ब्रांच वगैरह लगाना पड़ेगा, सेल्स मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनका रेवेन्यू ग्रो करना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये जो एसेट लाइट मॉडल है, जैसे जिनका लॉजिस्टिक का, ये एक तरीके का ऐप बेस्ड बिजनेस है। जैसे आप जोमेटो का बिजनेस देखते हो, स्विगी का देखते हो, CDSL हो गया एक तरीके का, एंजल वन हो गया, जितने भी टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, उस तरीके का बिजनेस मॉडल है कि अपफ्रंट कॉस्ट मेरी लगेगी उस सारे सॉफ्टवेयर को बनाने में, ताकि वो इतना सारा ट्रांजैक्शन मैनेज कर पाए, इतने सारे क्लाइंट्स का वॉल्यूम मैनेज कर पाए। वन टाइम कॉस्ट है। लेकिन एक बार मेरा कस्टमर बेस बन गया ना, तो उसमें उसको मैं स्केल जो है वो काफी फास्ट पेस पे कर सकता हूं। प्लस जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है वो उससे भी फास्ट पेस पे आएगी। इनिशियली जरूर इन कंपनीज को आप देखोगे कि ये लॉस में होती हैं, लेकिन एक बार जब ब्रेक इवन हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है, तो अर्निंग में ग्रोथ बहुत ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू वो जो आपके ट्रेडिशनल प्लेयर्स होते हैं। तो इस तरीके का बिजनेस मॉडल है कंपनी का। अब बात आती है कि कंपनी का स्टार्ट कैसे हुआ। तो इस कंपनी के 3 प्रोमोटर्स हैं। सबसे पहले फाउंडर्स की अगर हम बात करें, तो राजेश याबा जी, रामसुब्रमण्यम एंड चाणक्य, ये 3 प्रोमोटर्स हैं इस कंपनी के। इसमें से जो राजेश याबा जी हैं, ये 2010 के अराउंड आईटीसी में जॉब करते थे। सो आईटीसी जो इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी सिगरेट वाली कंपनी है, वहां पे जॉब करते थे। एंड उस टाइम पे आईटीसी अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स रन कर रहा था। एंड वहां पे इन्होंने ये आइडेंटिफाई करा, ये रियलाइज किया कि अगर इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो जो छोटे साइज के, मिड साइज के, माइक्रो साइज के इतने सारे बिजनेसेस हैं, उनके लिए कितना बड़ा पेनफुल एरिया होगा। सो वहां पे इनके माइंड में ये आइडिया आया कि अगर हम डिजिटली कुछ ऐसा क्रिएट करें जहां पे मतलब कंपनीज अपने लॉजिस्टिक को सारा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैनेज कर पाए, क्योंकि इंडिया अब आगे धीरे धीरे डिजिटल की तरफ जा रहा है। जैसे ओला उबर का मॉडल उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था। तो इन्होंने ये रियलाइज किया कि कंपनीज की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफी कट हो जाएगी, एट द सेम टाइम हमारा मॉडल भी काफी बड़ा बन जाएगा, एक स्केलेबल मॉडल बना सकते हैं इसके अंदर हम। तो इस आइडिया को लेकर के इन तीनों ने 2015 के अराउंड इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ना, तो ये कंपनी का मॉडल बिल्कुल अलग था। मतलब ये बिल्कुल एक तरीके के ओला उबर के मॉडल की तरह ऑपरेट करने का सोच रहे थे, जहां पे शिपर्स मतलब कौन, जो आपको लोड देते हैं। जैसे मेरी एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, एंड मुझे दिल्ली से बैंगलोर अपना जो गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, वो डिलीवर करवाना है, तो मैं एक तरीके का शिपर हूं। मैं ऑर्डर दूंगा इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दूसरी साइड पे होंगे आपके ट्रकर्स, यानी जो ट्रक ऑपरेटर्स होते हैं, जो ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। तो कंपनी का थॉट प्रोसेस था कि एक ऐप हम बनाएंगे जहां पे शिपर्स आएंगे, अपना ऑर्डर डालेंगे, और जो ट्रकर्स हैं वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे, एंड वहां से बिजनेस हमारा रन करना स्टार्ट कर लेगा, सेम जैसा ओला उबर के अंदर होता है। लेकिन दो सबसे बड़े चैलेंजेस आए इस बिजनेस में। पहला चैलेंज आया इनको वर्किंग कैपिटल का, क्योंकि जो आपके शिपर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो उनके पास में बार्गेनिंग पावर है, तो वो अपफ्रंट तो आपको पे करेंगे नहीं। लेकिन जो ट्रकर्स हैं, उनको ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको इनिशियली उनको पे करना पड़ेगा। तो ये कंपनी खुद उनको पे करती थी, और इनको जो कैश मिलता था इनके क्लाइंट से, शिपर से, वो मिलता था 3 4 5 6 मंथ्स के बाद में। तो मतलब वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता था। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता था कंपनी को, अनलाइक जैसे आप ओला उबर या ये जो कैब वाले जो मॉडल होते हैं ना, इनमें आप सिटी वाइज, स्टेट वाइज स्केल कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली आप देखोगे रैपिडो को, तो रैपिडो पहले सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको सिर्फ बाइक की सर्विसेज देता था। आज आप देखोगे तो रैपिडो धीरे धीरे मतलब स्केल अप करता जा रहा है हर एक सिटी के अंदर, प्लस ऑटो, कैब, सब कुछ उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो उस वाले मॉडल में आप कर सकते हो। लेकिन लॉजिस्टिक वाले मॉडल में आप उस तरीके से स्केल अप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो शिपर है, जो क्लाइंट है आपका, वो सिर्फ मतलब लोकल एरिया के ऑर्डर के लिए आपके प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करेगा। बिकॉज अगर उसको एक सिटी के अंदर ही अपने प्रोडक्ट्स को ट्रेवल करवाना है, तो उसके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस है ना। मतलब लोकल ब्रोकर्स इतने सारे होते हैं, प्लस टेम्पो वगैरह, मतलब बहुत सारे आपको सर्विसेज आपके पास अवेलेबल होती है। लोकल लेवल पे आपको चैलेंज नहीं आता है।
चैलेंज इन कंपनी के लिए आता है लॉन्ग रूट के ऊपर। फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई लेकर के जाना है, तब इनके लिए चैलेंज आएगा, वहां पे इनको उस तरीके की सर्विसेज चाहिए। लेकिन आपके पास में सप्लाई साइड ही नहीं है, क्योंकि जो ट्रकर्स है, जो ट्रक ऑपरेटर्स है, वो इंडिया में बहुत अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। सो हर एक ट्रकर के पास में उनके बहुत सारे ब्रोकर्स का नेटवर्क होता है, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक रीजन के अंदर, जो ट्रक के जो हब होते हैं हर एक स्टेट के अंदर। सो वो अननेसेसरी उनके नेटवर्क को छोड़ के आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों आएगा, बिकॉज वो अनएजुकेटेड है। तो ये सबसे बड़ा पेनफुल एरिया था, ये सबसे बड़ा चैलेंज था इस कंपनी के लिए। एंड देन जब इन्होंने ये रियलाइज किया तो कंप्लीटली पूरा बिजनेस मॉडल इन्होंने चेंज कर दिया अपना। इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि हमको मतलब डिमांड पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में डिमांड तो रहेगी। इंडिया ग्रो कर रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रहा है, हर साल हम देखते हैं कि मतलब रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो हैं, डिमांड तो रहने वाली है। मेन प्रॉब्लम है सप्लाई साइड पे, तो हमको सप्लाई साइड पे फोकस करना है, ट्रकर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना है कि एकदम से वो चिपक जाए हमारे प्लेटफॉर्म से। सो इन्होंने मतलब सारा काम करना शुरू किया कि एक जो ट्रकर है वो अपने बिजनेस के अंदर डे टू डे लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है। और पहले तो इन्होंने देखा कि इंडिया में 75% जो ट्रकर्स है ना, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वो स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स हैं। स्मॉल का मतलब जिनके पास ऑन एन एवरेज 5 या 5 से भी कम ट्रक्स हैं। तो 75% उस तरीके के ट्रक ऑपरेटर्स हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंज आता है आपका पेमेंट का, कि अगर लॉन्ग रूट का कोई उनको ऑर्डर आया है किसी क्लाइंट की तरफ से, तो उनको अपने ड्राइवर को मतलब अपफ्रंट कैश देना पड़ता है, और उसमें मिस यूज हो जाता है। मतलब आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है उस कैश के यूज के ऊपर, कि एक्चुअली में कितने टोल आते हैं, हर एक टोल पे कितना पे करना पड़ रहा है, और अदर मिसलीनियस एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें कितना खर्चा जा रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और आपके पास 3 4 5 अलग अलग ट्रैक्स हैं, तो हर एक को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है उनके लिए। दूसरा इन्होंने प्रॉब्लम देखा उसके साथ में कि फ्यूल फ्यूल को लेकर के तो एक अलग ही टसल चल रहा होता है ड्राइवर का और ट्रक ऑपरेटर का, कि एक्चुअली में कितना फ्यूल कॉस्ट है। क्योंकि जो लॉन्ग रूट का ट्रेवल होता है ना, उसमें 45 से 60% जो आपका एक्सपेंस है वो फ्यूल का आता है। और आप अज्यूम करो कि आपके बिजनेस में जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है, आपका डायरेक्ट कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर, आपको पता ही नहीं है कि वो कितना लग रहा है, किस रूट में कितना लगेगा, कितना डलवाना पड़ेगा, कुछ चोरी वगैरह का तो केस तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो। तीसरा इन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि जो ट्रक ऑपरेटर है, क्योंकि उसके पास 3 4 5 अलग अलग ट्रक्स हैं, और हर एक ट्रक का ऑर्डर दूसरे स्टेट के अंदर आया है, किसी अलग रीजन से आया है, तो आपको आइडिया नहीं है ना, आप पूरा रिलाई कर रहे हो अपने ड्राइवर की इंफॉर्मेशन पे कि ट्रक आपका कहाँ पे पहुंचा, कब तक एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ये सारी चीजें आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। ये तीसरा बड़ा प्रॉब्लम एरिया था। प्लस इसके अलावा इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इन ट्रक ऑपरेटर्स के लिए कि इनका बिजनेस क्यों ग्रो नहीं कर पाता, कि प्रोडक्टिविटी बहुत लो रहती है। मतलब जिसको बोलते हैं लो बिलेबल डेज, यानी कि मंथ में ऑलमोस्ट 10 15 ऐसे डेज होते हैं जहां पे इनका ट्रक मूव ही नहीं कर रहा होता है, बिजनेस ही नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई तो गया, लेकिन अब वापस तो तब आएगा ना जब रिटर्न का फेयर मिलेगा, और जब तक रिटर्न का फेयर मिल नहीं रहा तब तक वो जो ट्रक है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा जा रहा है, ड्राइवर का खर्चा जा रहा है अननेसेसरी। तो ट्रक ऑपरेटर का बिजनेस जो है ना, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, ये इन्होंने फाइंड आउट किया। अब इन्होंने इसके अराउंड सारे सारे सॉल्यूशंस बनाने स्टार्ट किए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पेमेंट का सॉल्यूशन बनाया। पेमेंट का क्या, कि जो ट्रक ऑपरेटर जो कैश वगैरह देता है अपने ड्राइवर को, वो डिजिटली मोड हमारा यूज कर सकता है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, टोल के थ्रू भी पे करने के लिए, और जो फ्यूल का कॉस्ट है उसको भी पे करने के लिए। मतलब वो एक जैसे पेटीएम वॉलेट होता है ना, फोन पे वॉलेट होता है, वैसे वो रिचार्ज करा लेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, और सेम उसी वॉलेट से वो टोल के जो चार्जेस हो रहे हैं उसको भी पे करेगा, फ्यूल के जो चार्जेस हो रहे हैं उसको भी पे करेगा, और इन केस अगर कहीं पे पेनल्टी वगैरह आता है तो उसको भी वो डिजिटली पे कर सकता है, डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये एक इन्होंने ऑफरिंग स्टार्ट करी अपने प्लेटफॉर्म पे। तो थोड़े बहुत जो ट्रकर्स हैं वो ऑन बोर्ड होने स्टार्ट हुए। देन इसके साथ में इन्होंने जो दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, मतलब ट्रैक किया, आइडेंटिफाई किया था, कि जो ट्रकर है उसको एक्सेस नहीं है कि इनका जो ड्राइवर है वो कहाँ पे पहुंचा है, कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए इन्होंने जीपीएस डिवाइस वाला जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट किया। मतलब जो ट्रक ऑपरेटर है वो जीपीएस डिवाइस के थ्रू मॉनिटर कर सकता है कि उसका ड्राइवर कहाँ पे जा रहा है, ट्रक कहाँ पे जा रहा है, हार्श ड्राइविंग तो नहीं कर रहा, ब्रेक वगैरह तो ठीक से लगा रहा है, जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उस ट्रक के अंदर, उसमें तो कुछ ज्यादा मतलब उसको तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें वो एक्सेस कर सकता है। देन जीपीएस डिवाइस में एक और डिवाइस आता है आपका एआईएस डिवाइस। अब जो जीपीएस डिवाइस है ना, ये तो मतलब ऑप्शनल है ट्रक ऑपरेटर के लिए, कि अगर वो खुद चाहता है कि मुझे मैंने मॉनिटर करना है, ये सारी चीजें देखनी है, तो वो जीपीएस डिवाइस के लिए अवेल करता है। लेकिन जो एआईएस डिवाइस है ना, ये भी जीपीएस डिवाइस ही है, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है।
तो पहले ये 4 से 5 स्टेट्स के अंदर मैंडेटरी था, अब ये 7 से 8 स्टेट्स के अंदर मैंडेटरी है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो 7 से 8 स्टेट्स हैं, इसमें जैसे कई आपके स्कूल बसेस होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि ये एआईएस डिवाइस आपको लगाना ही है। तो उन 7 8 स्टेट्स के अंदर ट्रक ऑपरेटर को ये एआईएस डिवाइस अपने ट्रक के अंदर इंस्टॉल करना ही पड़ता है, और जो ब्लैक बक है वो ये एआईएस डिवाइस भी प्रोवाइड करती है। इस एआईएस डिवाइस में एक और एक्स्ट्रा फीचर होता है पैनिक एसओएस बटन का। तो पैनिक एसओएस बटन क्या होता है कि इन केस अगर ड्राइवर को लग रहा है कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होने वाला है, या फिर कुछ ऐसा लूट वगैरह का कोई ऐसा केस उसको लग रहा है, तो वो उस पैनिक एसओएस बटन को प्रेस करेगा, और एक तो अलर्ट या अलार्म जाएगा उसके मालिक को, उसके ऑपरेटर को, प्लस जो वहां पे नियर बाय पुलिस कंट्रोल है और जो हेल्पलाइन जो स्टाफ होता है उनके पास में एक अलार्म जाएगा जो उसको हेल्प करने को रीच आउट करेंगे। तो ये पैनिक एसओएस बटन उसमें मैंडेटरी होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारी सर्विसेज कौन देता है? ब्लैक बक देता है। तो ये इन्होंने एक और ऑफरिंग स्टार्ट किया। देन इन्होंने वो जो चीज देखी थी कि मतलब कई सारे डेज जो हैं वो नॉन बिलेबल रह जाते हैं, मतलब कि बिजनेस ही नहीं है, ट्रक पड़ा हुआ है पर पता ही नहीं है कि अगला फेयर कब मिलेगा, कहां से मिलेगा। तो उसके लिए इन्होंने एक लोड वाला प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। लोड वाला प्लेटफॉर्म क्या है, जिसको इन्होंने नाम दिया क्लासिफाइड लोड। क्लासिफाइड लोड का मतलब क्या है, जैसे OLX होता है, जस्ट डायल होता है, कि जो बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, उस तरीके का प्लेटफॉर्म है कि जहां पे शिपर्स भी आएंगे और जहां पे ट्रक ऑपरेटर्स भी आएंगे, और शिपर अपना क्वेरी बताएगा और जो ट्रक ऑपरेटर है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा उस क्वेरी को। तो मतलब क्या होगा इससे कि जो ट्रकर है ना उसको आई मीन एक तरीके से मेक श्योर कर रहे हैं कि ट्रकर को ज्यादा से ज्यादा काम मिले, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले, उसका जो ट्रक है वो खड़ा ना रहे, अनप्रोडक्टिव ना रहे, कुछ ना कुछ उसके बिजनेस में प्रोडक्टिविटी आए। तो ये इन्होंने क्लासिफाइड मॉडल स्टार्ट किया। इसमें अर्निंग कैसे होती है? सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, मतलब जो शिपर है वो भी सब्सक्राइब करता है इनके प्लान को, उसके बाद उसका लोड जाता है, क्वेरी जाता है, और जो ट्रक ऑपरेटर है वो भी अगर इनका सब्सक्रिप्शन लेगा तब उसको ज्यादा बेटर क्वालिटी के लोड्स वगैरह दिखेंगे। और एक तरीके की ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोड मिले, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आपको मिले। तो ये इनका क्लासिफाइड मॉडल है। देन एक और इन्होंने सर्विस स्टार्ट की व्हीकल फाइनेंसिंग की, बिकॉज ये जो छोटे छोटे ट्रक ऑपरेटर्स हैं ये आपके बहुत सारे विलेजेस एरिया से आते हैं, और वहां पे बैंक्स वगैरह तो अवेलेबल नहीं है, प्लस कई सारी एनबीएफसीज जो हैं वो भी अवॉइड करती हैं इनको लोन देने को। तो इन्होंने मतलब ये लोन खुद नहीं देते हैं, लेकिन ये लोन ओरिजिनेटर है, मतलब कई सारे बैंक्स फिनटेक के साथ में इनका टाई अप है, और ये व्हीकल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं ये सारे स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स को। तो इनको ओरिजिनेटिंग फी आती है, फी इनकम आता है इससे। और इसके साथ में एक और अभी रिसेंटली इन्होंने एक और सर्विस स्टार्ट किया है, सुपर लोड। अब सुपर लोड जो है ना वो अभी जब इनका कॉन्कोल हम डिस्कस करेंगे तब आप बहुत बार इसका पूरा नाम सुनोगे, बिकॉज मार्केट और एनालिस्ट जो है ना वो काफी क्यूरियस है इनके इस वाले सेगमेंट को लेकर के। सुपर लोड क्या है? मतलब जैसा क्लासिफाइड है वैसा ही सुपर लोड है, लेकिन क्लासिफाइड में कंपनी सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू देती है, और इसमें मतलब जो ब्लैक बक है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपने सब्सक्रिप्शन दिया, आपने अपना लोड डाल दिया, और ट्रकर जो है उसने अपना सब्सक्रिप्शन दिया और उसको उसका क्वेरी मिल गया। अब इसके बाद जो बायर और सेलर है वो बाहर अपना कनेक्ट करेंगे, अपना डीलिंग करेंगे, इसमें ब्लैक बक की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन जो सुपर लोड वाला मॉडल है ना, इसमें पूरा कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लैक बक खुद लेता है। ये एज अ ब्रोकर काम करते हैं, और इसमें ये मेक श्योर करते हैं कि जो शिपर है उसका ऑर्डर, उसके मतलब उसका जो ऑर्डर है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसके वेयर हाउस से लेकर के जो एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ये सारी चीजें कंपनी खुद मैनेज करती है। ऑफ कोर्स वो ट्रकर के थ्रू करवाते हैं, लेकिन उसमें सारा रियल टाइम डेटा मैनेज करना, कहाँ पे पहुंचा, कब पहुंचा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, प्रॉब्लम आ रही है उसको टाइमली रिजॉल्व करना, शिपर को टाइमली इन्फॉर्म करना कि आपका गुड्स वगैरह जो है वो पहुंच गया, ये सारी चीजें खुद मैनेज करते हैं। तो मतलब इसको आप बोल सकते हो तरीके का कंप्लीट पैकेज ये वहां पे प्रोवाइड करते हैं सुपर लोड वाले मॉडल के अंदर। इसमें कंपनी का जो अर्निंग होता है वो ब्रोकिंग के थ्रू होता है, जो भी पूरे ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम है, वैल्यू है सॉरी, उसका कंपनी 5 6 7% अपना ब्रोकिंग कमीशन चार्ज करती है। तो ये वाला सुपर लोड से इनका इनकम आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस इन्होंने स्टार्ट किए। मतलब स्टार्टिंग में तो कंपनी कुछ और ही करती थी, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो पूरा फोकस ट्रक ऑपरेटर को के ऊपर रखते हुए कंपनी ने आई थिंक 6 7 जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑफरिंग्स है वो इन्होंने लॉन्च किए हैं लास्ट 6 7 ईयर्स के अंदर। सो ये पूरा कंप्लीट बिजनेस मॉडल है कंपनी का। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इनके Q1 के रिजल्ट कैसे आए हैं, नंबर्स इन्होंने किस तरीके के रिपोर्ट करे हैं। सो अगर आप रिजल्ट देखोगे कंपनी का तो टोटल इनकम में 62 63% के आसपास की ग्रोथ है YOY लेवल पे। अब इनके दो रेवेन्यू सेगमेंट है।
पहला है कोर। कोर में कंपनी के जो पुराने बिजनेस है, पेमेंट वाला, जिसमें टोल के थ्रू आप डिजिटली पे कर सकते हो, आप वो जो फ्यूल आप अगर डलवा रहे हो उसमें आप डिजिटली पे कर सकते हो, तो वो आ गया पेमेंट बिजनेस। और आपका टेलीमैटिक्स, जिसमें जीपीएस डिवाइस, फ्यूल सेंसर का भी एक डिवाइस कंपनी प्रोवाइड करती है, ये सारे आपके कोर बिजनेसेस के अंदर आते हैं। लगभग इनका 85 से 90% जो रेवेन्यू है ना वो कोर बिजनेस से आता है। इसका ग्रोथ कितना है? 40-41%, बहुत हेल्दी ग्रोथ है। और जो ग्रोथ बिजनेसेस हैं उनका ग्रोथ आया है कंपनी का 251%, मतलब अगर आप न्यूमेरिकल टर्म्स में समझो तो लगभग 4 टाइम ग्रोथ है कंपनी की वाई लेवल पे ग्रोथ बिजनेसेस में। ग्रोथ वाले बिजनेसेस में कौन कौन से सेगमेंट हैं? एक तो वो क्लासिफाइड लोड, सुपर लोड और आपका व्हीकल फाइनेंसिंग, ये सब आता है आपका ग्रोथ बिजनेसेस के अंदर। नाउ नेट रेवेन्यू कंपनी का कितना आया है? 43% की ग्रोथ है। अब क्या डिफरेंस है नेट रेवेन्यू और टोटल इनकम में या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में? सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस आ जाता है आपका ग्रॉस रेवेन्यू का। ये जो ग्रोथ बिजनेस आप देख रहे हो ना, ये समझना बहुत जरूरी है, वरना आपको लगेगा कि ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ 56% है, लेकिन एक्चुअल जो ग्रोथ हमको देखना है ना वो ये देखना है 43%। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोथ बिजनेस है, जो सुपर लोड वाला बिजनेस है, इसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो कमीशन के ऊपर आता है, ब्रोकरेज के ऊपर आता है। पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू का कंपनी 5 से 6-7% के बीच में ब्रोकरेज चार्ज करती है। लेकिन ये जो ग्रॉस रेवेन्यू में काउंट करते हैं ना, उसमें ये पूरा ट्रांजैक्शन वैल्यू काउंट करते हैं। मतलब इसकी अकाउंटिंग इस तरीके से होती है कि कंपनी को पूरा ट्रांजैक्शन वैल्यू अपने ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर लेना पड़ता है। तो इस वजह से ये वाला रेवेन्यू का नंबर जो है ना वो इतना क्लियर पिक्चर आपको नहीं देगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो पूरी डील हुई है उस शिपर के साथ में वो 1 लाख वैल्यू की हुई है, लेकिन मेरा ब्लैक बक का जो अर्निंग है वो तो सिर्फ 6% है ना, तो मुझे जो रेवेन्यू मिलेगा वो तो 6% मिलेगा, नेट रेवेन्यू मिलेगा। ये तो मेरा एक तरीके से ये बता रहा है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना वॉल्यूम हुआ। तो ये पूरा क्लियर पिक्चर नहीं है, ये वाला नंबर मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर पिक्चर दे रहा है। तो इसमें 43% की ग्रोथ है। बाकी कंपनी का क्योंकि हमने डिस्कस किया, अभी इनको स्केलेबिलिटी आ चुकी है बिजनेस के अंदर, तो कॉस्ट वगैरह कंपनी का इतने हाई पेस से ग्रो नहीं कर रहा है। इसीलिए आप देखोगे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कंपनी का 93% है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? ये जो इस तरीके के बिजनेसेस होते हैं, सीडीएसएल टाइप, एंजल वन टाइप, ये जो ऐप बेस्ड जो बिजनेसेस हैं, जोमेटो टाइप, इसमें आप देखोगे कि इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसी रेंज में होगा, 90, 85, 93 इस तरीके के रेंज में होगा। बिकॉज सेल्स बढ़ने के बाद ना, मतलब जिस रेट से मेरा सेल्स बढ़ता है उस रेट से मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते हैं, तो मेरा जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी है वो उससे भी फास्ट पेस से बढ़ता है। यानी 93% की जो मेरा रेवेन्यू है वो उसका प्रॉफिट मैंने अटेन कर लिया है फिक्स एक्सपेंसेस को कवर करने से पहले। तो अभी मैं जब फिक्स एक्सपेंसेस को कवर करूंगा, सो वो इस 93% में से करूंगा, तो नेचुरली मेरा जो बॉटम लाइन है वो उससे भी हाई पेस पे ग्रो करेगा। यानी रेवेन्यू ग्रोथ अगर फॉर एग्जांपल मेरा 10-20% भी आता है, तो मेरा जो बॉटम लाइन का ग्रोथ है ना वो 30-40% आ सकता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है इन बिजनेसेस को जब एक बार ये स्केलेबिलिटी अचीव कर ले। तो इस कंपनी के लिए वो वाला फेस अभी आ चुका है। इसीलिए आप देखोगे एडजस्टेड इबिटा कंपनी का 4 टाइम ग्रो किया है वाई लेवल पे। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखोगे तो 22% की ग्रोथ है। पैट में आपको वैसा ग्रोथ नहीं दिखेगा बिकॉज इस साल कंपनी ने टैक्स पे किया है, लास्ट ईयर कंपनी को टैक्स एडवांटेज मिला था। बट कोर प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप बिजनेस की देखोगे तो सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी की। तो ओवरऑल नंबर्स अगर हम बात करें मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वगैरह के टर्म्स में, तो काफी अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। देन जो की मैट्रिक्स हैं इनके कंपनी के अंदर, जैसे पहला तो आप देखोगे कि ट्रांजैक्टिंग ट्रक ऑपरेटर्स, तो ये नंबर क्या है? बेसिकली कितने एक्टिव ट्रक ऑपरेटर है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसमें कितनी ग्रोथ है? 14% वाई। और मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर जो मिनिमम दो से ज्यादा सर्विसेज यूज कर रहे हैं, इसमें कितनी ग्रोथ है? 24%। सो यहां पे एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का टैम अभी बहुत बड़ा है। बिकॉज टोटल ट्रांजैक्टिंग ट्रक ऑपरेटर्स कितने हैं? 7,83,000। उसमें से लगभग 50% के आसपास ही जो है वो कंपनी के अभी दो से ज्यादा सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जबकि कंपनी ऑलमोस्ट 6 से 7 सर्विसेज ऑफर करती है अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सिर्फ 50% ट्रक ऑपरेटर्स ही मेरे दो से ज्यादा सर्विसेज अभी यूज कर रहे हैं। तो जो बाकी के 50% है, जैसे जैसे उनका रेवेन्यू का यूज बढ़ता जाएगा तो उसके कंपैरिजन में क्या मेरा कॉस्ट बढ़ेगा? नहीं, कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। बिकॉज उस लाइन आइटम को ऐड करने के लिए जो खर्चा था वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, कस्टमर को एक्वायर करने का जो खर्चा था सेल्स मार्केटिंग का वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो इसीलिए इनको इतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने का चांस है आगे भी, कि जब ये 50% जो बाकी के कस्टमर्स है ना, जब ये एक के बाद दो से तीन सर्विसेज और यूज करेंगे कंपनी के, तो उनका रेवेन्यू तो बहुत बढ़ेगा, लेकिन उस कंपैरिजन में कॉस्ट बहुत मिनिमल बढ़ेगा और उसका पूरा एडवांटेज कंपनी को बॉटम लाइन के अंदर देखने को मिलेगा। ये एक इनके पास में स्कोप अवेलेबल है।
देन एवरेज टाइम कितना स्पेंड होता है, इसमें भी ग्रोथ अच्छी है। ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी ग्रोथ है, 28% के आसपास। और ओवरऑल रेवेन्यू वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। मतलब चाहे आप की मैट्रिक्स देखो या कंपनी का पीएनएल देखो, सब में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो नंबर्स नो डाउट कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट करे हैं, लेकिन अब हमको फोकस करना है कॉन कॉल के ऊपर, बिकॉज किसी भी स्टॉक का जो अपसाइड है वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है उस बिजनेस के आउटलुक को, मतलब फ्यूचर को लेकर के। तो कॉन कॉल अभी हम डिस्कस करेंगे कंपनी का। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म ड्रीम है इस बिजनेस के अंदर, कि इंडिया का ये जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है इसको हमको डिसरप्ट करना है और इसको ऑर्गेनाइज करना है, बिकॉज वी नो कि सबसे मतलब काफी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है ये। तो कंपनी कह रही है इसको हम डिसरप्ट करने को देख रहे हैं और ऑर्गेनाइज करने को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अपने ऐप के थ्रू, मतलब जो लास्ट 6-7 ईयर्स हमने इन्वेस्टमेंट किया अपने ये ऐप के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, इसके थ्रू अब हमको कॉन्फिडेंस है कि हम उस लेवल पे आ चुके हैं जहां पे इसको हम बड़े लेवल पे लेवरेज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। सो कंपनी कह रही है कि और साथ में मेन टारगेट हमारा यही है कि इंडिया को अगर आप कंपेयर करते हो बाकी कंट्रीज के साथ में, तो हमारा जो बिलेबल डेज है, मतलब जो ट्रक ऑपरेटर के लिए ज्यादा से ज्यादा मंथ में जो उनका ट्रक है वो वॉल्यूम लाना चाहिए, प्रोडक्शन लाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, वो इंडिया का काफी कम है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने को देख रहे हैं। आज के टाइम पे कंपनी कह रही है 3 चीजों पे मेन फोकस है हमारा। पहला तो है ऑफरिंग्स, यानी कि कौन कौन से नए वैल्यू प्रोपोजिशन हम ऐड कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, कॉन्स्टेंटली उस पर कंपनी काम कर रही है। दूसरा है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब जो इनका मोबाइल ऐप है उसको उसको किस तरीके से और एनहांस कर सकते हैं कि और ज्यादा ट्रक ऑपरेटर आए उसकी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लस जो एग्जिस्टिंग ट्रक ऑपरेटर हैं वो और ज्यादा वॉल्यूम उसके अंदर करे, उसमें इतनी कैपेसिटी हो, तो उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। और तीसरा एक और चीज जो हमसे मिस हो गया इनके बिजनेस मॉडल को डिस्कस करते हुए, कंपनी ने ना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बहुत काम किया है। मतलब इनके अगर आप देखोगे तो 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब वो एम्प्लॉयज नहीं है कंपनी के, एक तरीके के आप डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो, एजेंट बोल सकते हो, जिनके साथ में इनका पार्टनरशिप है, इनका नेटवर्क है। क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, जो इनके ये जो क्लाइंट्स हैं, जो ट्रकर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ये अनएजुकेटेड हैं। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2015-2016 में, तब सिर्फ 50% ऐसे लोग थे जिनके पास में वो मतलब स्मार्ट मोबाइल था, बाकी तो सब वही एंड्रॉयड कीपैड वाला फोन यूज करते थे। तो उनको आप कैसे एजुकेट करोगे कि डिजिटली ये सारी चीजें कैसे मैनेज करनी है, कैसे आपको मतलब पेमेंट के लिए करना है, रिचार्ज कैसे करना है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे टिकट रेस करना है ऐप के ऊपर। तो इसके लिए ना इन्होंने ये सारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाया, जो ऑलमोस्ट हर एक टोल, इंडिया का जो टोल है हर एक स्टेट का, सिटी का, वहां पे प्रेजेंट होते हैं वो एजेंट, और ट्रक ऑपरेटर को इन्होंने अच्छे से एजुकेट किया। सो इसीलिए इसीलिए आप देखोगे कि इनका जो रिटेंशन है ना वो काफी काफी हाई है, और हर एक क्वार्टर में हम देखते हैं कि कंपनी का जो एवरेज यूज है मतलब पर मिनट के बेसिस पे वो ग्रो करता जा रहा है। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है कंपनी का। सो कंपनी वही कह रही है कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, ये हमको मतलब अलाउ करता है कि जब भी ऑफ सीजन आता है, यानी कल को चल के ऐसा सीजन आया जहां पे 2-3 महीने ऑर्डर नहीं आ रहा, तो उसमें अगर हमारा रेवेन्यू ग्रो नहीं करेगा तो हमारा ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नीचे जाएगा या हमारे मार्जिन नीचे जाएंगे। क्यों? बिकॉज ये वेरिएबल कॉस्ट है कंपनी की, क्योंकि वो फिक्स एक्सपेंसेस नहीं है ना, वो मेरे एजेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो जब वो मेरे लिए बिजनेस लेके आएंगे तभी उनको मैं रेवेन्यू शेयर करूंगा, और तभी मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी मेरा नीचे चला जाएगा, तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रहेगा। जैसे हम वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में डिस्कस करते हैं ना, एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर, तो उसी तरीके का ये मॉडल है कंपनी का। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि लास्ट 18-24 मंथ्स के अंदर हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अभी हम उस स्टेज के अंदर हैं कि जो भी मतलब नया ऑफरिंग हम लॉन्च करते हैं ना, उसमें हमको ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट लगता है, प्लस जो उसका स्केल है वो बहुत फास्ट पेस पे हम अचीव करते हैं। कैसे करते हैं? बिकॉज आपका मेन खर्चा क्या था, ऐप बनाने का, वो तो आपने बना लिया। और आज के टाइम पे जैसे हमने अभी डेटा देखा, ऑलमोस्ट 8 लाख जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो इस कंपनी के प्लेटफॉर्म को मंथली बेसिस पे यूज करते हैं, वो एक्टिव कस्टमर्स हैं इस कंपनी के। तो आज अगर इनको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, कोई नया ऑफरिंग लॉन्च करना है, तो कंपनी मिनिमल कॉस्ट के ऊपर उसको लॉन्च कर सकती है, और लॉन्च करने के साथ ही ऑलमोस्ट जो वो 8 लाख ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके पास में उसका एक्सेस आ जाएगा। तो उसकी स्केलेबिलिटी काफी फास्ट हो गई, और ऑलमोस्ट आपने जीरो कॉस्ट पे उसको लॉन्च कर दिया। तो ये एक काफी बड़ा एडवांटेज है इस तरीके के मॉडल के पास में। देन ऑपरेटिंग लेवरेज की अगर आप मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज देखोगे इस कंपनी का, तो ऑलमोस्ट 75 से 90% का ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इस कंपनी को आज के टाइम पे। क्योंकि इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे ना वाई लेवल पे, लास्ट ईयर से इस साल में, नंबर टर्म में, परसेंटेज टर्म में नहीं, तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वाई अगर आप कंपेयर करोगे। लेकिन उस कंपैरिजन में इबिट्टा में कितना ग्रोथ देखने को मिला है, 35 करोड़ का।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 88% जो मेरा रेवेन्यू है वो मेरे इबिट्टा में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही कंपनी कह रही है कि काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज 6, 7, 8 क्वार्टर्स पहले तक हमारा जो इबिट्टा था, वो एडजस्टेड इबिट्टा जो था वो -18% था। आज आप एडजस्टेड इबिट्टा देखोगे तो 50% से भी ज्यादा है। तो इस तरीके की स्केलेबिलिटी इन्होंने अचीव करी है सिर्फ लास्ट 6, 7 क्वार्टर्स के अंदर। प्लस टॉप लाइन की ग्रोथ भी काफी अच्छी है। देन सुपर लोड वाला बिजनेस जो है, जिसका हमने बात की कि बहुत बार आप देखोगे पूरे कॉन कॉल में उस पर ही ज्यादा सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है, तो मैनेजमेंट ना अभी उसका ज्यादा डिटेल शेयर कर नहीं रहा है। कंपनी कह रही है कि हमारी इंटरनल पॉलिसी है कि जब तक ये बिजनेस 20 से 30% कंट्रीब्यूट नहीं कर देता टोटल रेवेन्यू का, तब तक हम इसके ज्यादा डिटेल्स वगैरह शेयर नहीं करेंगे। कंपनी कह रही है कि अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज में है, मतलब बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल एक तरीके से कंपनी स्टैब्लिश कर रही है, क्रैक करने को देख रही है। सेम जैसा हमने जीना सीखो के कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि उनकी मैनेजमेंट अभी फ्रेंचाइजी वाले मॉडल को बिल्ड करने को देख रही है, उसके बाद उसको फुल स्केल पे लॉन्च करेगी। सेम इसको भी आप बोल सकते हो कि सुपर लोड अभी इनका सिर्फ 2 ही सिटीज के अंदर ऑपरेट कर रहा है, लाइव है, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट में कंपनी उसको रन कर रही है। और इनका कहना है कि नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर का टाइम लगेगा इस वाले बिजनेस में, जब तक आप इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखोगे। यानी अगले 3-4 क्वार्टर्स तक इस बिजनेस में बहुत हाई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी इसका मॉडल एक तरीके से क्रैक करने को देख रही है कि कल को जब ये मेच्योर बिजनेस बनेगा तो उसके कैसे मार्जिन रहेंगे, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, री इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीजें कंपनी अभी प्लान कर रही है इसके अंदर। और 3-4 क्वार्टर्स के बाद कंपनी का कहना है कि ये सारी चीजें जब बन जाएगी तब हम इसको फुल स्केल के ऊपर ग्रो करेंगे, लॉन्च करेंगे। बिकॉज सबसे अच्छी चीज इन्होंने इसमें ये बोला है कि सिर्फ नंबर्स दिखाने के लिए या अभी मार्केट शेयर गेन करने के लिए हम मतलब वो डिस्काउंट वगैरह, इंसेंटिव वगैरह, प्रमोशन ऑफर वगैरह, उन सारी चीजों में नहीं जाना चाहते हैं। हमारा फोकस है कि मतलब कैलोरी ग्रोथ नहीं दिखाना है। कैलोरी ग्रोथ का मतलब अनसस्टेनेबल ग्रोथ हमको नहीं दिखाना है। हमको एक स्टेबिलिटी चाहिए बिजनेस के अंदर, कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए और एक मॉडल क्रैक होना चाहिए कि कल को हम कोई इंसेंटिव ना दें, जीरो प्रोमोशन ऑफर दें, फिर भी शिपर और जो ट्रकर है वो इस सर्विसेज को यूज करें। तो उस मॉडल को क्रैक करने के लिए कंपनी कह रही है अभी 3 से 4 क्वार्टर का टाइम लगेगा। देन इसका मार्केट कितना बड़ा है, इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। सो ये जो सुपर लोड वाला जो बिजनेस है उसकी बात हो रही है। तो कंपनी कह रही है इंडिया में जो आप फ्रेट मार्केट देखोगे इंडिया का ना, तो वो $200 बिलियन का है। इंडिया का टोटल फ्रेट मार्केट जो है वो $200 बिलियन का है। इसमें से 60% मतलब आपका $120 बिलियन जो है वो एफटीएल है। एफटीएल मतलब क्या हो गया, फुल ट्रक लोड। अब फुल ट्रक लोड क्या होता है? फुल ट्रक लोड का मतलब हो गया कि उस ट्रक के अंदर या उस कंसाइनमेंट के अंदर जो पूरे गुड्स और प्रोडक्ट्स है ना, वो एक ही शिपर के हैं। शिपर मतलब कौन? कंपनी। जैसे मान लो मैं अल्ट्राटेक हूं, तो मैंने जो एक कंसाइनमेंट दिया है ना एफटीएल के अंदर, यानी कि फुल ट्रक लोड के अंदर, उस पूरे ट्रक में मेरा ही सीमेंट होगा, मेरा ही प्रोडक्ट होगा। एक होता है फुल ट्रक लोड और एक होता है आपका एलटीएल। एलटीएल का मतलब होता है आई थिंक लेस देन ट्रक लोड। लेस देन ट्रक लोड के अंदर क्या होता है कि उस कंसाइनमेंट के अंदर छोटे छोटे मतलब डिवाइड कर देंगे कि थोड़ा प्रोडक्ट अल्ट्राटेक का है, थोड़ा प्रोडक्ट अंबुजा का है, थोड़ा प्रोडक्ट किसी और कंपनी का है, तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका एलटीएल वाला मॉडल। लेकिन 60% जो मार्केट है इंडिया का फ्रेट मार्केट का, वो है आपका एफटीएल, फुल ट्रक लोड। तो कंपनी कह रही है अभी ये मार्केट कैसे ऑपरेट होता है। इंडिया में 2.5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा ब्रोकर्स हैं, ऑफलाइन ब्रोकर्स हैं जो इस मार्केट को ऑपरेट करते हैं। और हमारे पास में सबसे बड़ा मतलब मतलब मार्केट शेयर गेन करने का हमारे पास में सबसे बड़ा विन पोजीशन क्या है कि हमने जो सप्लाई साइड है उस पर ऑलरेडी काम कर रखा है। लास्ट 6, 7, 8 ईयर से जो आईपीओ से पहले हम इतने साल लॉसेस में थे, वो इसी वजह से थे कि हम सप्लाई साइड को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, जो कि सबसे हाई कॉस्ट चीज है इस पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर। क्योंकि आपको नई सिटी के अंदर जाना है, अलग अलग ज्योग्राफीज के अंदर जाना है, जो ये ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ में टाई अप करना है, अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना है। तो इसमें टाइम भी बहुत लगता है, खर्चा भी बहुत लगता है। और हमारे लिए बेनिफिट क्या है कि हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी कर रखी हैं। तो हमारा जो पोजीशन है इसमें वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। प्लस कंपनी कह रही है कि इनके पास में 15 से 70% का मार्केट शेयर है सप्लाई साइड पे। यानी कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कंपनी को कोई जो ट्रक वगैरह भेजना होता है, तो उसमें अगर 100 ट्रक जाते हैं तो उसमें से 70% से लेकर के 15% जो ट्रक हैं वो ब्लैक बक के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। क्योंकि कोई ना कोई ट्रक ऑपरेटर या तो इनका पेमेंट का सर्विस यूज कर रहा है, या इनका जीपीएस डिवाइस यूज कर रहा है, या फिर इनका व्हीकल फाइनेंसिंग उन्होंने अवेल करवाया हुआ है, या वो क्लासिफाइड वाले सर्विसेज यूज कर रहा है। तो इतने सारे ऑफरिंग्स हैं कि मार्केट शेयर कंपनी का उसमें काफी काफी हाई है।
तो कंपनी कह रही है हमारे पास में वहां पे स्ट्रांग पोजीशन है कि सुपर लोड वाले बिजनेस के अंदर कल को चल के शिपर कोई भी क्वेरी डालता है हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के, तो ट्रकर्स को मतलब एक एड ऑन एडवांटेज मिलेगा कि वो ऑलरेडी इतने सारे सर्विसेज हमारे यूज कर रहे हैं, और सुपर लोड के अंदर तो गारंटी उनको कोई ना कोई बढ़िया डील मिलेगी, बढ़िया ऑर्डर मिलेगा लॉन्ग रूट का, जिसमें उनकी भी अर्निंग अच्छी होगी, शिपर का भी एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लॉन्ग रूट का उनको ऑर्डर मिल गया, और बीच में हम क्योंकि उसको मतलब मेक श्योर करेंगे, अकाउंटेबिलिटी लेंगे पूरी, ऑर्डर अच्छे से एग्जीक्यूट हो, तो हमारा ब्रोकिंग कमीशन बनेगा। तो इस तरीके से कंपनी इसका आगे का मतलब मार्केट साइज देख रही है। देन इसमें कंपनी का कहना है कि डिमांड साइड में भी अगर आप देखो ना शिपर्स की तरफ से, तो उनको भी सबसे बड़ा चैलेंज आता है फुलफिलमेंट इंडेक्स का। फुलफिलमेंट इंडेक्स क्या होता है कि वही जो हमने बात करी थी कि लोकल सिटी में उनको जो ऑर्डर डिलीवर करवाना है उसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे लोकल ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब लॉन्ग रूट की बात आती है ना तो इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे वही, क्योंकि इतने सारे ट्रकर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 7 लाख 8 लाख ट्रक ऑपरेटर्स हैं, तो उनको मतलब ऑप्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब वहां पे वो कभी भी लोड क्वेरी देंगे लॉन्ग टेन्योर का, लॉन्ग ट्रैवल का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको अपना डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाएगा उनका। देन नंबर वाइज भी कंपनी बता रही है कि अज्यूम कल को चल के कोई नया प्लेयर आता है इस इंडस्ट्री के अंदर जो सुपर लोड वाले बिजनेस में हमको compete करना चाहता है, तो उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट लगाना पड़ेगा। वही ना, इतने सारे अलग अलग स्टेट सिटीज विलेजेस के अंदर जाके इन एक एक ट्रक ऑपरेटर से पहले आपको टाई अप करना है, और फिर हर एक एरिया में जाके आपको अब छोटा छोटा ऑफिस ओपन करना है, सेल्स मार्केटिंग का खर्चा, वो सब खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हमने क्योंकि ऑलरेडी ये किया हुआ है, तो कंपनी कह रही है कि अगर आज हमको 2 सिटी के अलावा किसी नए सिटी के अंदर इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करना है, इस ऑफरिंग को स्टार्ट करना है, तो मैक्सिमम हमें 15 से 20 डेज का टाइम लगेगा। थोड़ा बहुत ट्रक ऑपरेटर को ऑनबोर्ड करेंगे और जो शिपर है वहां पे उससे प्राइस नेगोशिएशन करेंगे, तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम 15 से 20 डेज में हमारा बिजनेस एक नए मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की कंपनी के पास में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इसके अंदर। बाकी हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली है। पीपीआई लाइसेंस हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था, इस कंपनी को पीपीआई लाइसेंस मिल गया है। सो पीपीआई लाइसेंस क्या हो गया आपका, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट करके। इसको सिंपल टर्म्स में आप समझो, जैसे पेटीएम का है ना वो वॉलेट वाला सिस्टम, फोन पे के पास में वॉलेट वाला सिस्टम है, तो जिनका लॉजिस्टिक भी अब वो वॉलेट वाले सर्विसेज ऑफर कर सकता है। अभी तक वो जो पेमेंट का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये यूज करते थे, वो ये थर्ड पार्टी का करते थे, बैंक्स का करते थे, एनबीएफसीज का करते थे, फिनटेक का करते थे, तो इनको टेक रेट मिलता था। टेक रेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो ट्रक ऑपरेटर है उसने टोल के लिए पेमेंट किया, तो अब उस पेमेंट का जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो जाएगा टोल ऑपरेटर को, एनएचएआई, नेशनल हाईवे करके जो भी उसका फुल फॉर्म है, मेन तो पेमेंट उनको जाएगा, लेकिन उसमें से बैंक जो है वो अपना ट्रांजैक्शन कमीशन बीच में कट करता है। और क्योंकि बैंक के पास में वो ट्रांजैक्शन कमीशन आया किसकी वजह से, जिनका लॉजिस्टिक की वजह से, बिकॉज बैंक थोड़ी गया इन ट्रक ऑपरेटर्स के पास में, तो उसके पास में आया किसकी वजह से, जिनका लॉजिस्टिक के पास में, तो थोड़ा सा उसका शेयरिंग जो है वो जिनका लॉजिस्टिक के साथ में करते हैं, यानी जिनका लॉजिस्टिक का जो टेक रेट है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर वो अभी कम है, क्योंकि वो बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है। पर अब कंपनी को खुद का पीपीआई लाइसेंस मिल गया है, लेकिन इसमें मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हम नियर टर्म के अंदर कोई भी ऐसा प्लान नहीं कर रहे हैं कि बैंक वाले मॉडल को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे, बट हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इससे हमारा मार्जिन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो पेमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कंट्रोल मेरे पास आ गया ना, तो मेरे को डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, मुझे टेक रेट कम नहीं मिलेगा। आगे चल के अगर मैं खुद का स्टार्ट कर दूंगा तो मेरा टेक रेट बढ़ जाएगा। लेकिन कंपनी कह रही है कि हम कुछ नए ऑफरिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो हम इसके रिलेटेड बनाएंगे, इस वॉलेट के रिलेटेड बनाएंगे, तब ऑफकोर्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमारा मार्जिन इससे बढ़ेगा। तो मे बी नियर टर्म में ना बढ़े, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये मार्जिन एक्रेटिव है इस कंपनी के लिए। देन सुपर लोड पे तो बहुत बात हुई है। सुपर लोड पे अगर हम दोबारा देखें तो कंपनी कह रही है कि भाई जब तक इसका रेवेन्यू शेयर 20-30% नहीं होता, या फिर हमारा किसी एक पर्टिकुलर हब में, किसी एक पर्टिकुलर सिटी में हमारा मार्केट शेयर 5% या उससे ज्यादा नहीं होता, तब तक हम इसकी ज्यादा डिटेल शेयर करेंगे नहीं नंबर्स टर्म में। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इसमें कंपनी कैसे देख रही है, तो मैनेजमेंट का कहना है कि जैसे आपने 2019-20 में जो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है, जैसे ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, बिग बास्केट हो गया, ये उस टाइम पे जिस पोजीशन में थे, आज सुपर लोड वाली इंडस्ट्री उसी पोजीशन में है। मतलब इंडस्ट्री बहुत अर्ली स्टेज के अंदर है, कंपटीशन एक्चुअली मार्केट का ही सबसे बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि हर एक एरिया में जाके ड्राइवर्स को टाई अप करना, वो भी इतने रूरल एरियाज में, विलेजेस में, ये सबसे टफेस्ट काम है। तो कोई भी ऑपरेटर आता है ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारा मार्केट शेयर गेन करने लग जाएगा, बिकॉज उनको बिजनेस समझने में ही काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ट्रक ऑपरेटर्स को ऑनबोर्ड करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे बड़ा कंपटीशन तो इस इंडस्ट्री से ही है आज के टाइम पे। और जैसे डेलीवेरी एक बड़ा प्लेयर है, तो कंपनी कह रही है डेलीवेरी एक तरीके का हमारा कस्टमर है,
क्योंकि डिलीवरी क्या करता है, जो उनके बड़े क्लाइंट से जो उनको ऑर्डर आते हैं तो ट्रक्स वगैरह के लिए वो इनका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं कई बार। तो कंपनी कह रही है इस बिजनेस के अंदर ना हम बड़े कंपनीज को टारगेट नहीं करते हैं, जो बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज हो गई, ब्लू चिप कंपनीज हो गई, उनको टारगेट नहीं करते हैं। इनका टारगेट कस्टमर होता है जो स्मॉल मीडियम साइज का कस्टमर है, बिजनेस है, या फिर जो 3PL होते हैं आपके, जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यूज करते हैं कुछ कुछ कंपनीज, जैसे डिलीवरी भी कई बार करता है, उनको कंपनी केटर करती है अपने सुपर लोड वाले बिजनेस के अंदर। तो कंपनी कह रही है कि इसमें कंपटीशन का कोई अभी कोई डर वगैरह नहीं है, अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री के अंदर। देन मैनेजमेंट का कहना है कि 6 हमारे पास और यूनिक एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से एक जो शिपर है, शिपर मतलब वही जो लोड देता है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो 6 ऐसे की एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से शिपर हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा ही, मतलब उसको उसके लिए एक तरीके से मैंडेटरी है कि वो ऑफलाइन सिस्टम छोड़ के हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। तो सबसे पहला है उसमें फुलफिलमेंट इंडेक्स। फुलफिलमेंट इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, वही कि लोकल ब्रोकर के पास में ज्यादा ऑप्शन नहीं है ना, वो मतलब आपको लोकली तो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जो लॉन्ग रूट का ऑर्डर है उसका उसके पास में नहीं है। मैक्सिमम एक लोकल ब्रोकर की जो कैपेसिटी होती है वो 2 से 4 ट्रांजेक्शन की होती है, लेकिन जो मीडियम साइज की कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनका डेली अगर आप मतलब वो वॉल्यूम देखोगे ट्रक ट्रक वगैरह का, जो प्रोडक्ट्स वगैरह उनको सप्लाई करना पड़ता है, तो एक दिन में वो 10 से 15 ट्रक्स भी यूज करते हैं। लेकिन जो लोकल ब्रोकर है उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 2 से 4 की होती है। तो इसीलिए सबसे बड़ा इनका विन पोजीशन बनता है वहां पे फुलफिलमेंट इंडेक्स की वजह से। दूसरा है मल्टीपल लेन्स। मल्टीपल लेन्स का मतलब क्या हुआ, जो लोकल ब्रोकर है वो आपका एक पर्टिकुलर लेन पे ही काम करेगा। यानी फॉर एग्जांपल दिल्ली से जम्मू का एक ब्रोकर है, तो वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू तक के जो मतलब जो ऑर्डर्स होंगे उसको फुलफिल कर पाएगा। लेकिन अगर दिल्ली से बैंगलोर का हुआ, दिल्ली से पुणे का हुआ, दिल्ली से नागपुर का हुआ, तो उसके पास में वो वाली डील के लिए कैटर करने के लिए ड्राइवर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन ब्लैकबक के पास में वही, क्योंकि 15 से 70% का मार्केट शेयर है, तो मल्टीपल लेन्स में कंपनी काम कर सकती है। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से कहीं भी जाना है, हैदराबाद जाना है, तो वो सारे सर्विसेज कंपनी केटर कर सकती है अपने प्लेटफॉर्म पे। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है लाइव ट्रैकिंग का, बिकॉज उस वाले मॉडल में क्या कर रहे हो, वो जो लोकल ब्रोकर है आपको उससे फोन से कनेक्ट करना पड़ रहा है कि ड्राइवर कहाँ पहुंचा, कब तक पहुंचेगा, उसके हिसाब से आपको फिर प्रिपरेशन करना पड़ रहा है। कभी डिले हो रहा है तो मतलब आपको आइडिया नहीं है कि कहाँ पे है, क्यों डिले हो रहा है, सो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स वहां पे फेस करनी पड़ती है। इनके प्लेटफॉर्म में आप लाइव अपने डैशबोर्ड के थ्रू ट्रैक कर सकते हो कि कब तक वो रीच आउट करेगा। प्लस उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो जो एंड डेस्टिनेशन पे उस ट्रक को पहुंचना है, वहां पे भी आप मैन पावर को एफिशिएंटली यूज कर सकते हो कि कब तक वो ट्रक पहुंचेगा, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे मैन पावर को रेडी करोगे। मतलब आप ये समझो कि कॉस्ट, टाइम, एफिशिएंसी कितनी ज्यादा आ जाएगी इनके मॉडल के थ्रू, अगर शिपर इनके मॉडल को यूज करेंगे। देन आपका फोर्थ आता है प्रोफेशनल हैंडलिंग। जो आपका लोकल ब्रोकर है, मतलब वो तो आपसे बस फोन वगैरह पे बात करेगा, एक तरीके से आपको उसके वर्ड्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल रहा है, रिपोर्टिंग मिल रहा है, अकाउंटिंग मिल रहा है, साथ में एक रिलेशनशिप मैनेजर भी मिल रहा है कि इन केस अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ गया, कोई ऐसा इशू हो गया, तो वो आपको रिजॉल्व करके देगा। फिफ्थ आता है आपका ट्रक की क्वालिटी। अब वो जो लोकल ब्रोकर है, मतलब ऊपर से तो ट्रक को कोई भी ऐसा दिखा दिया, लेकिन इंटरनली उस ट्रक की हेल्थ कैसी है, ट्रक अच्छे से मेंटेन है या फिर कोई खराब ट्रक आप उसको आप मतलब उसने आपको दे दिया है बेसिकली, तो ये सारी चीजों का इशू होता है। ये कंपनी कह रही है कि हमारे पास में क्योंकि इतने सारे ट्रक्स का केवाईसी डेटा वगैरह अवेलेबल है, तो हमको अच्छे से पता है कि ट्रक की हेल्थ कैसी है, और हम ये मेक श्योर करेंगे सुपर लोड वाले मॉडल में कि शिपर का जो क्वालिटी है जो ट्रक का वो बेटर ही रहे, क्योंकि सारी अकाउंटेबिलिटी हम ले रहे हैं ना उस मॉडल के अंदर। तो ये भी एक एडवांटेज है शिपर को। और सिक्स्थ आता है आपका इमरजेंसी हैंडलिंग। इमरजेंसी हैंडलिंग का मतलब क्या हुआ कि मतलब कई बार होता है ना कि इन ट्रांजिट में जो रूट लॉन्ग रूट है आपका, तो वहां पे वेदर कई बार खराब हो गया या कुछ मिस हैपनिंग हो गया, एक्सीडेंट वगैरह का केस हो गया, कुछ भी ऐसी चीज हो गई, तो जो लोकल ब्रोकर है उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में बहुत बहुत टाइम लगेगा, एंड कब तक वो रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इनके मॉडल में क्योंकि वही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनका अवेलेबल है, 10,000 से ज्यादा इनके पास वो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट वगैरह अवेलेबल हैं, तो कंपनी कह रही है कि हम उसको काफी प्रोएक्टिवली उसको उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे की एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से कंपनी का कहना है कि शिपर्स जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे ही इस वाले मॉडल के अंदर, अभी जो वो पूरा ऑफलाइन पे डिपेंडेंट है। पेमेंट रिस्क इसमें क्या है, जैसे पुराने वाले मॉडल में वर्किंग कैपिटल का इशू था, तो कंपनी कह रही है इसमें नहीं है, क्योंकि 90% जो पूरा ट्रांजैक्शन का वैल्यू होता है ना वो शिपर अपफ्रंट देता है, मतलब कैश एंड कैरी बिजनेस है एक तरीके का, और बाकी का 10% वो देता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी के बाद में। तो एक तरीके से वर्किंग कैपिटल का कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है इस वाले बिजनेस के अंदर। बाकी हमने ओवरऑल सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। हाँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे कंपनी का कहना है कि बाकी प्रोडक्ट्स में तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन काफी अच्छा है,
इस बिजनेस में, सुपर लोड वाले बिजनेस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी बाकी बिजनेस की कंपैरिजन में कम है। नेगेटिव नहीं है, लेकिन बाकी बिजनेस में बहुत अच्छा है, इस बिजनेस में अभी थोड़ा कम है। तो अभी हम उसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो उस पर क्लैरिटी नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स में मिलेगा कि एग्जैक्ट मार्जिन इसकी किस तरीके से बनेंगे। प्लस कंपनी कह रही है कि जब ये बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा ना, तो जो मार्जिन, जो प्रॉफिट हम इससे अर्न करेंगे उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे इस बिजनेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये कैश बर्न करेगा या लॉस में होगा, ऑफकोर्स प्रॉफिटेबल होगा, हेल्दी ग्रोथ आएगा, अर्निंग ग्रोथ होगी, लेकिन स्टार्टिंग के ईयर्स में कंपनी का फोकस रहेगा कि उस कैश को दोबारा से री इन्वेस्ट करे इस बिजनेस में। क्यों? क्योंकि आप वही मार्केट साइज देखो ना, $120 बिलियन का वो एफटीएल का पूरा इंडस्ट्री है, जो कि 2.5 लाख ब्रोकर के ऊपर डिपेंडेंट है अभी। तो कंपनी के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट शेयर गेन करने की। तो स्टार्टिंग ईयर्स में जो भी अर्निंग ये करेंगे उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करने का इनका प्लान है। देन लास्टली अगर हम डिस्कस करें कि क्लासिफाइड और सुपर लोड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको भी अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो कि दोनों का मोनेटाइजेशन कैसे वर्क करता है, तो क्लासिफाइड फिर से समझते हैं। क्लासिफाइड जो है ना वो सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल है। मतलब उसमें जो शिपर है वो इनका ऐप का सब्सक्रिप्शन लेता है और उसके बाद वो अपना लोड क्वेरी वगैरह डालता है। और जो ट्रकर्स है उसको कंपनी कहती है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि आपको ज्यादा अच्छे ऑर्डर्स मिले, ज्यादा क्वालिटी के ऑर्डर्स मिले। तो ट्रकर जो है वो भी इनके ऐप का सब्सक्रिप्शन लेता है। तो मतलब वो पूरा सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल है। बस एक तरीके से बायर और सेलर को इन्होंने अपने ऐप पे मिला दिया, बाकी उनकी डीलिंग वो खुद देखेंगे, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके अंदर, क्लासिफाइड वाले मॉडल के अंदर। जो सुपर लोड का मॉडल है उसमें ब्लैकबक खुद पूरी अकाउंटेबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस पूरे ट्रेड की, उस पूरे डील की, और बीच में 5-6-7% का जो ब्रोकिंग कमीशन बनता है वो कंपनी खुद अपना अर्निंग देती है। तो इस तरीके का इनका सुपर लोड का वाला मॉडल काम करता है। अच्छी चीज क्या है कि इनके जो कस्टमर्स है ना वो दोनों बिजनेसेस को अलग देखते हैं, मतलब वो मिक्स नहीं करते। कस्टमर को अच्छे से क्लैरिटी है कि अगर मैं क्लासिफाइड वाला ले रहा हूं तो मतलब वो मुझे खुद डील करना है उस सारी चीज को, और मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन पे कर रहा हूं सिर्फ इस कंपनी को, क्योंकि मुझे लोड डालना है और ट्रकर को लोड वहां से मिलेगा, बस इतनी चीज है। और जो सुपर लोड वाला है उसमें कंपनी जो शिपर है वो एक थोड़े से रिलैक्स मोड में आ जाता है कि मैंने 5-6% कमीशन दिया, लेकिन ये जो कंपनी है ब्लैक बक जो है वो मेरा पूरा ऑर्डर मैनेज करेगी, पूरा कंप्लीट पैकेज मुझे ये प्रोवाइड करेगी, सारा हेल्प, कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा तो ये सारी चीजें देखेगी। सो इस तरीके का पूरा कॉन कॉल वाला पार्ट था इस कंपनी का। एक और लास्ट पार्ट अगर हम इसमें डिस्कस कर लें, जो अभी गवर्नमेंट ने जो एक ऑर्डर पास किया था ना प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, कि वो जो टोल वगैरह जो उनको लगता है वो अब एनुअली या डिस्काउंट वगैरह उस पर मिलेगा, तो ये कंपनी कह रही है उस पर कमर्शियल व्हीकल्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि इंडिया का मतलब टोलिंग का अगर आप उनका रेवेन्यू देखोगे तो वो कमर्शियल व्हीकल से ही आता है, वो प्राइवेट व्हीकल से नहीं आता है। और इंडिया में तो हम देख ही रहे हैं कि हर साल गवर्नमेंट और इन्वेस्ट कर रहा है, नए नए रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, और टोल वगैरह बन रहा है, टोल कलेक्शन और बढ़ेगा आगे चल के। तो हमारे वाले बिजनेस पे इस वाली चीज से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल पूरा था इस कंपनी का। मतलब रिजल्ट तो ऑफकोर्स काफी अच्छे रिपोर्ट करे इन्होंने, और आगे की भी अगर आप कमेंट्री सुनोगे ना तो मैनेजमेंट काफी मतलब बुलिश है और काफी एक्साइटिंग है अपने नए ऑफरिंग्स को लेकर भी। प्लस इन्होंने कॉस्ट वगैरह पे भी ये बोला है कि जो करंट कॉस्ट है उससे आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये कॉस्ट और नीचे जाएगी, लेकिन हाँ ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड पे बढ़ेगा। यानी हम जितने भी नए ऑफरिंग्स लॉन्च करेंगे उसका कॉस्ट मिनिमल रहेगा, इन्फ्लेशनरी रेंज में वो इंक्रीज करेगा, और उससे जो रेवेन्यू बनेगा उससे मेरी अर्निंग ग्रोथ की जो अर्निंग ग्रोथ का जो रेट है वो और ज्यादा फास्ट रहेगा। तो इस तरीके का पूरा कॉन कॉल है कंपनी का। अब ये गाइडेंस वगैरह देते नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे, जो जो जिन जिन सेगमेंट में यूज कर जिन जिन सेगमेंट में ये कंपनी अवेलेबल है, तो बहुत आराम से हम गेस कर सकते हैं कि कंपनी का ग्रोथ रेट ओवरऑल रफ आइडिया अगर हम लगाएं तो किस तरीके का रह सकता है। तो सबसे पहले आप देखोगे जो टोल वाला इनका जो बिजनेस है, पेमेंट वाला बिजनेस है, वो कंप्लीटली रिलाई करता है इंडिया की ट्रक इंडस्ट्री के ऊपर सबसे पहले। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की जो ट्रक इंडस्ट्री है वो 5 से 7% पे ग्रो करेगी। देन दूसरा उसका ग्रो ड्राइवर है, मतलब इसीलिए तो हमने वो डिस्कस किया था ना बिजनेस मॉडल की, कंपनी के ग्रो ड्राइवर्स क्या क्या हैं। तो दूसरा इनका ग्रो ड्राइवर है जो जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनको कंपनी किस रेट से ऑनबोर्ड करती है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब अभी इन्होंने ऑलरेडी 8 लाख ट्रक ऑपरेटर्स अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनबोर्ड कर दिए हैं। तो आई मीन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अपने एनुअल रिपोर्ट में या डीआरएसपी में कंपनी ने बोला था कि आगे चल के ना 1-2 साल के बाद जो ट्रक ऑपरेटर्स का जो ऑनबोर्डिंग का जो रेट है वो हमारा स्लो हो जाएगा, यानी कि डबल डिजिट से लेकर के लो डबल डिजिट तक के रेंज में रहेगा, यानी 9-10% से 12% के रेंज में रहेगा। तो आपका 5 से 7% से ट्रक इंडस्ट्री ग्रो करेगी, 9-10-12% से ये कंपनी नए ट्रक ऑपरेटर्स को ऑनबोर्ड करेगी।
तीसरा ग्रोथ ड्राइवर क्या है? तीसरा ग्रोथ ड्राइवर है आपका इकोनॉमी, मतलब आपकी जीडीपी किस रेट से ग्रो करेगी। बिकॉज अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट अच्छी रही तो जो इनके ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेट होगा, तो इनका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि इनका टोल वाला पेमेंट वाला जो वॉल्यूम है, रेवेन्यू है, वो टोटली डिपेंड करता है कि कितना ट्रांजैक्शन होता है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर जीडीपी ग्रोथ है आपकी 6-7% के रेंज में, तो बहुत आराम से 1 से 1.5% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वाले बिजनेस के अंदर। यानी 10 से 12% का फ्रेट वाला बिजनेस ग्रो करेगा कंपनी का। तो 10 से 12% वहां से हो गया, फिर आपका 10-12% वहां वो ट्रक ऑपरेटर से हो गया। तो मोटा मोटा 20 से 25% के रेट से बहुत आराम से कंपनी का ये वाला बिजनेस ग्रो कर सकता है, सिर्फ हम पेमेंट वाले बिजनेस की बात करें। प्लस आप इसमें मार्केट शेयर गेन भी ऐड कर सकते हो। बिकॉज अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये टोल वगैरह यूज नहीं करते हैं, मतलब डिजिटली इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो उन तक जब कंपनी रीच आउट करेगी तो मार्केट शेयर भी और गेन होगा। फिर आपका इसमें जो जो जीपीएस डिवाइस वाला है वो वाला भी सेगमेंट है, वो इससे और हायर पेस पे ग्रो करने का एक्सपेक्टेड है 25 से 30% का। और अगर कंपनी का सुपर लोड वाला जो बिजनेस है वो मतलब चीजें ठीक तरीके से चलती हैं इस कंपनी के लिए, कल को चल के अगर इन्होंने 5-7% भी मार्केट शेयर उसमें गेन कर लिया तो बहुत बड़ा ग्रोथ रेवेन्यू ड्राइवर कंपनी के लिए वो वाला सेगमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको एक्सक्लूड भी करो अभी पिक्चर से, मतलब इतना बड़ा ग्रोथ अगर हम उससे एक्सपेक्ट नहीं भी करें, फिर भी ओवरऑल अपने मेन बिजनेसेस के अंदर ही एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर ये कंपनी 25 से 35% के रेट पे बहुत आराम से ग्रो कर सकती है। टॉप लाइन की हम बात कर रहे हैं, 25 से 35% के रेट से ग्रो करने का पोटेंशियल है इस कंपनी के पास में। लेकिन अर्निंग ग्रोथ जो है वो उससे भी फास्ट रहेगी, यानी कि 30 से 50% पे अर्निंग ग्रोथ काफी आराम से आ सकता है कंपनी का। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टॉक अगर आप देखोगे लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 6 मंथ्स में, तो ऑफकोर्स आपको देखिएगा 40-50% तक स्टॉक बढ़ गया है। लेकिन जो ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी के पास में और जिस तरीके का मॉडल है जो हमने डिस्कस किया समझा, क्योंकि जो वर्स्ट पार्ट था लॉस वाला वो कंपनी अब मतलब जा चुका है इनके लिए। अब तो स्केलेबिलिटी आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी आनी स्टार्ट हुई है इस कंपनी के लिए। और आगे चल के जितनी ज्यादा नई ऑफरिंग्स ये डालेंगे, अगेन अगर आपको याद हो कि 50% ऐसे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ एक ही सर्विस यूज कर रहे हैं, कल को चल के वो 2-3-4 सर्विसेज यूज करेंगे, तो इंक्रीमेंटल अर्निंग ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगा कंपनी का। मतलब ये उन कुछ मॉडल्स में से है जो जिसके साथ में एज एन इन्वेस्टर में ग्रो कर सकता हूं नेक्स्ट 5-7-10 ईयर्स के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि अगले 5-7-10 साल तक ये कंपनी अच्छा ही करेगी, लेकिन वैसी पोटेंशियल दिखता है इस बिजनेस के अंदर। हाँ, बीच में 2-3 क्वार्टर्स होंगे जहां पे थोड़ा सा ऑफ सीजन होगा, वो चलता है। बस हमको वहां पे ये देखना है कि बिजनेस बिल्कुल डीरेल तो नहीं हो रहा, या फिर इनकी जो अर्निंग की विजिबिलिटी है उस पर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ गया है। वो चीजें मेक श्योर करनी है। बाकी 1-2 क्वार्टर तो किसी भी बिजनेस में खराब जाता है, लेकिन अगर आप मॉडल समझोगे और आगे का ग्रोथ पोटेंशियल देखोगे, अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल देखोगे, तो वो अभी भी काफी अच्छा लगता है इस बिजनेस का। बाकी डील वगैरह तो ऑफकोर्स काफी अच्छी है ही। ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।